हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आज वीडियो में हम यूपीएससी की बिगिनर्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक बिल्कुल फ्रेशर बच्चा जिसको पहला कदम दूसरा कदम रखना है इस प्रिपरेशन में, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पहला स्टेप क्या है इसमें, दूसरा स्टेप क्या है और किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और कैसे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, कैसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इंक्लूडिंग कि नोट्स आपने कैसे बनाने हैं, तो वो सब हम देखेंगे। बट बिफोर दैट आपको पता ही है कि हमारा क्विंटेसेंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होने वाला है। तो ये स्कॉलरशिप इज़ अप टू 100% जो हम अपने बच्चों को देंगे, जिसमें हमारा ये स्कॉलरशिप टेस्ट 29 जून को होगा 2025, 11 बजे का स्कॉलरशिप है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस है, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्क्स भी होंगे इसमें। आप आ सकते हैं, जितना भी आपको स्कोर मिलेगा, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। उसमें फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप क्लिक कर सकते हैं, जो नंबर्स डिस्क्रिप्शन में होंगे वहाँ पर कॉल करके आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये टेस्ट आपका होगा 29 को, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 27 को। रिजल्ट भी आपको उसी दिन मिल जाएगा ऑन हैंड, और वहीं पर आपको ओरिएंटेशन सेशन भी मिलेगा 28 और 29 को। फिर 2 दिन एडमिशन का प्रोसेस है, वहाँ पर एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ये बैच हमारा ऑफलाइन है, और अगर ऑनलाइन के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ जा सकते हैं आप। नाउ व्हेन वी बेसिकली कम टू दिस सेशन, जहाँ पर हमें यूपीएससी की बात करनी है और यूपीएससी को थोड़ा डिटेल में हमें हैंडल करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि आपका पहला और दूसरा और तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, जनरली हम यूपीएससी की बात करते हैं तो पहला स्टेप हर कोई कहता है कि आपने सिलेबस एनालिसिस करना है, अच्छे से सिलेबस को रीड करना है। जैसे आपको पता ही है, मैंने कल वाले वीडियो में आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 के सिलेबस को याद कैसे रखना है, उसके मैंने आपको कुछ निमोनिक्स बताए हैं। तो आप क्या करिए, आप वो लेक्चर देखिए, उसमें आपको GS1, 2, 3, 4 का जो सिलेबस है उसके निमोनिक्स समझ आएंगे। याद कैसे रखना है, क्विकली इसको लर्न कैसे करना है, इमीडिएटली उस लेक्चर को देखकर ही आपको सिलेबस याद होना शुरू हो जाएगा। नाउ सिलेबस तो हम वहां से कर सकते हैं। सिलेबस आप कोई भी यूपीएससी का पीडीएफ उठा लीजिए आप सिलेबस का, या कोई दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। अब सिलेबस जब आप अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? सेकंड स्टेप होता है आपको माइक्रो लिस्टिंग करना। सेकंड स्टेप होता है आपका माइक्रो लिस्टिंग करना, इन अदर वर्ड्स माइक्रो थीम्स निकालना। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। सिलेबस एनालिसिस के बाद, सिलेबस को थोड़ा पढ़ने के बाद, आपने जो दूसरा काम करना है, दैट इज आपको माइक्रो थीम्स निकालनी पड़ेंगी। अब आप बोलेंगे सर ये माइक्रो थीम्स क्या होती है? देखिए, सिलेबस की जो लाइंस लिखी हुई है, सिलेबस की काफ़ी सारी ब्रॉड लाइंस होती है। मैं मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। प्री का जो सिलेबस है वो बेसिकली कुछ खास सिलेबस है नहीं, इट इज़ नॉट डिफाइंड। मेंस के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिलेबस जो है पूरा आपका थोड़ा वेगली डिफाइंड है। ब्रॉड एरियाज बोले हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन हम पूछेंगे, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन ब्रॉड एरियाज से अगर आप स्पेसिफिकली देखें, आपको इन ब्रॉड एरियाज से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आज भी सीधा सिलेबस से क्वेश्चन उठाकर आपको आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहले सिलेबस का ब्रॉड हेडिंग आपको पता होना चाहिए, हर एक पेपर की GS1, 2, 3, 4 की क्या क्या ब्रॉड हेडिंग्स है। उस ब्रॉड हेडिंग के अंदर आपने अब उसकी क्या करनी है सर? माइक्रो लिस्टिंग करनी है, माइक्रो थीम्स निकालनी है। अब ये माइक्रो थीम्स कैसे निकालेंगे आप, और इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो थीम्स हो गया जो आपका ब्रॉड हेडिंग है, उस ब्रॉड हेडिंग के अंदर अब कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो आपने कवर करने हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूं, ब्रॉड हेडिंग है आपका, लेट से आपके किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन उन्होंने पूछी आपको कि इन एवरीडे लाइफ। अब ये तो हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये उन्होंने सीधा डाला है आपके सिलेबस में। अब यहां पर इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, दैट इज माइक्रो थीम्स। इसके अंदर आपने कौन कौन से एरियाज पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपका बायोटेक, आपका आईसीटी, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैं बायोटेक की बात करूं तो भाई बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है सर? हमें जीनोम सीक्वेंसिंग कवर करना पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है वो कवर करने पड़ेंगे। ऐसे ही हमें सेकंड कवर क्या करना पड़ेगा सर? हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखना है, हमें जीन एडिटिंग देखना है, जीन एडिटिंग कैसे होती है, उसके बाद हमें जीन साइलेंसिंग देखना है, जीन साइलेंसिंग कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो बेसिकली आपने ये टॉपिक सारे निकालने हैं। ये टॉपिक्स आप बोलेंगे आप सर कहाँ से मिलेंगे आपको? ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी माइक्रो थीम्स है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने सिलेबस का ब्रॉड हेडिंग लिया और उस सिलेबस के अंदर आपने उसके माइक्रो थीम्स निकाले। एक तो ये आपको यहां से मिल जाएगा, दूसरी आपको ये माइक्रो थीम्स कहां से मिलेगी? एक तो मैंने कह लिया आपको पहले, आपने माइक्रो थीम्स निकालनी है तो सबसे पहले माइक्रो थीम्स निकालने के लिए द वन ऑप्शन यू हैव इज गो फॉर पीवाईक्यू। सो माइक्रो थीम्स आपको सबसे पहले मिलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पीवाईक्यू से। दूसरा आपको माइक्रो थीम्स कहां से मिलेंगी सर? करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स से मिलेंगी आपको। अब करंट अफेयर में कहां से सर? जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आता है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन आता है, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप द हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़िए, या फिर जो आपकी मंथली मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन्स होती है, वहां से आपने करना है। और जो तीसरी चीज है जहां से आपको ये माइक्रो थीम्स मिलती है वो है आपकी किताबें, जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स है, वहाँ पर उन स्टैंडर्ड बुक्स को, अगर अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है, वहाँ से आपको ये माइक्रो थीम्स मिल सकती है। तो मोस्टली जो आपका मेन फोकस होना चाहिए दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप यही अच्छे से कर ले तो 80% जो भी यूपीएससी का अभी तक जो भी आया है और सिलेबस है वो सारा का सारा कवर आपकी पहले स्टेप से ही हो जाएगा। बाकी का 20% यहां से कवर करना है, ठीक है ना, बाकी का 20% यहां से कवर करना है। तो आपने अभी पढ़ना नहीं है, पढ़ना वढ़ना बाद में होता है, सबसे पहले आपने ये थीम्स निकालनी है, ये टॉपिक्स निकालने हैं आपको। तो पहला स्टेप क्या हो गया सर? सर सिलेबस की ब्रॉड हेडिंग्स को पढ़िए, उसको याद करिए, उसको लर्न करिए, बाय हार्ट करिए उसको, और ये कैसे करना है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। दूसरा जो आपको करना है दैट इज आपने माइक्रो थीम्स निकालनी है, माइक्रो थीम्स निकालनी है। हर एक हेडिंग के नीचे क्या क्या टॉपिक्स है वो सारा लिस्ट निकाल के आपने सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है। ये कहां से करेंगे सर आप? सर ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता है, ये हमें स्टैंडर्ड बुक से मिलता है, ये हमें एनसीईआरटी से मिलता है, और ये हमें करंट से मिलते हैं, ये सारी आपकी थीम्स। अब आप बोलेंगे सर मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। यहां पर फिर काम आता है आपके क्लास लेक्चर्स का। क्लास लेक्चर जब आप फॉलो करते हैं, जैसे हम परसों जब शुरू करेंगे, इसमें पहले सिलेबस बताया जाएगा आपको, फिर उस सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी माइक्रो थीम्स है वो आपको पहले सामने होंगी। और टीचर जब पढ़ाता है अपने तरीके से, या कोई भी किताब लिखने वाला किताब लिखता है, तो उसके दिमाग में यही चीजें होती है, प्रीवियस क्वेश्चंस और एनसीईआरटीज और करंट अफेयर्स, ये सारा उसके दिमाग में होता है, उसके हिसाब से ही कंटेंट बनाया जाता है। अब ये हो गया पहले और दूसरा स्टेप आपका। अब है सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं? उसके बाद अब जब मुझे पढ़ना शुरू करना है, नाउ यू हैव टू स्टडी दिस। सर जब मैं पढ़ूंगा ये तो मैं नोट्स कैसे बनाऊं? देखिए अब एक तो हो गया जब आप पहली बार पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम्स, तो आपके नोट्स काफी एक्सटेंसिव होते हैं, आपके नोट्स काफी एक्सटेंसिव होते हैं, जहां पर बड़ा डिटेल में आपने चीजें लिखनी है, आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपने बैकग्राउंड को समझना है हर एक कॉन्सेप्ट के, आपने कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। ये सारी चीजें करना पड़ता है जब आप पहली बार पढ़ते हैं, बड़ा एक्सटेंसिव नोट बनाते हैं आप, तो एक एक टॉपिक का बड़ा लंबा सा नोट होता है, ठीक है ना। लेकिन याद रहे ये जो नोट है ये आप सिर्फ इसलिए बना रहे हैं बिकॉज आप टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आप टॉपिक को समझ रहे हैं। इस नोट को आप जैसे मर्जी वैसे बनाएं, इसका कोई उतना रोल नहीं रहेगा बाद में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले जो ये एक्सटेंसिव नोट्स होते हैं, काफी बड़े नोट्स होते हैं, ये सिर्फ होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। इसको जब आप कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी और आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये पहला स्टेप है आपका। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आप सेकंड स्टेप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है सर? सर सेकंड स्टेप है इसके बाद मुझे सर 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने? 1 पेजर नोट्स। ये जो 1 पेजर नोट्स है ये स्पेसिफिकली आपको बनाने मेंस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बनाने आपको, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ये 1 पेजर नोट्स मेंस के हिसाब से क्या? देखिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं मेंस का, उसमें आपने ये स्पेसिफिक हेडिंग देखा,
उसमें आपने देखा इस हेडिंग के नीचे यूपीएससी ने एक्स वाई और जेड क्वेश्चन पूछा है। आपने क्या करना है सर, एक पेज उठाना है, इस पेज पे लिख लिया आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नोट में एक क्वेश्चन जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया उसमें लिखा था स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी बताओ। तो एक तो आपने स्कोप का डालना है इधर कंटेंट, ठीक है ना, बड़ा छोटा छोटा कंटेंट। उसके बाद डालेंगे अब अपॉर्चुनिटी का कंटेंट, तो अपॉर्चुनिटी का कंटेंट क्या है डाल दिया इधर। उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, दूसरे क्वेश्चन में देखा बोला गया कि भाई इसके बॉटलनेक्स क्या है, इसके बॉटलनेक्स क्या है, कहाँ कहाँ पर इसमें चैलेंजेस है। तो अब एक और सेक्शन आप बनाएंगे इधर बॉटलनेक्स का। तो आपने इस वन पेजर नोट में बॉटलनेक्स के छोटे 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 पॉइंट्स डाल दिए। आपने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा यहाँ पे लिखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखनी है बस, ठीक है ना। अब फूड प्रोसेसिंग पे तीसरा सेक्शन आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि सर हमारे पास क्या क्या हमने मेजर्स लिए आज तक इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो आपने एक और यहाँ पर ऐड कर लिया मेजर्स क्या है यहाँ पर, तो मेजर्स आपने ऐड कर लिए। बड़ा आपने यहाँ पर 4-5 पॉइंट डालने विद कीवर्ड्स विद डेटा विद एग्जांपल्स। कहीं अगर आपको कोई डेटा सेट मिलेगा, कोई ग्राफ मिलेगा, कोई ग्राफ यहाँ पर ऐड कर लेना है, कोई आपको मैप मिलेगा तो मैप यहाँ पर ऐड करना है, कोई डायग्राम मिलेगी, कोई फ्लो चार्ट मिलेगा, फ्लो चार्ट यहाँ पर ऐड करना है। ये क्या है, ये आपका वैल्यू एडिशन है, ये आपका वैल्यू एडिशन है। इससे आपका नोट बहुत बेहतर हो जाएगा, इससे एडेड एक्स्ट्रा आधा 1 मार्क्स आता है। अब इसी पेज में आपने जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे सारे पीवाईक्यूज कर लिया, आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, अब आपने करंट अफेयर को इंटीग्रेट करना है। अब आपने देखना है कि भाई पिछले कुछ 1 साल में कोई करंट अफेयर पे फूड प्रोसेसिंग पे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ होगा करंट अफेयर पे तो वो यहाँ पर एक और सेक्शन में ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे सर, करंट अफेयर्स का कोई पर्टिकुलर चीज, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से पुअर या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसा एक डायमेंशन क्रिएट हो गया। जैसे ये डायमेंशन क्रिएट हो गया तो आपने इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, बड़े स्पेसिफिक सटीक तरीके से पॉइंट्स डालने हैं। और यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन भी बना लेना है कि भाई जैसे ही कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन में कैसा लिखूंगा वो यहीं पे डाल दिया आपने। वे फॉरवर्ड भी डालना पड़ेगा इधर पे, वे फॉरवर्ड भी डालना पड़ेगा। भाई कल को कोई टॉपिक आएगा तो उसमें मैं वे फॉरवर्ड क्या लिखूं, तो वे फॉरवर्ड डाल दिया आपने। इस तरीके से आपने एक पेज में ही ये सारा चिपका देना है, ठीक है ना। अगर आप ये 1 पेजर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप ये फिर बाद में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपके लिए रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ऐसे 1 पेजर नोट्स आपको ढेर सारे बनाने हैं हर एक सिलेबस की क्वेश्चन पर और हर एक थीम पर जो यूपीएससी में आई है। इस तरीके से 1 पेजर नोट्स बनाने आपको। इन 1 पेजर नोट्स से क्या होगा सर, यू विल बी इजीली एबल टू रिवाइज देम, you will be easily able to revise them, ठीक है। so be very attentive in this particular scenario जहां पर आपने पता है कि पहले मुझे सिलेबस एनालाइज करना है, उसके बाद मुझे पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं, और उसके बाद मुझे जब नोट्स बनाने हैं उसमें मैं जब मेंस के नोट्स बनाऊंगा तो उसमें 1 पेजर नोट्स कैसे बनाऊंगा। जो प्री के नोट्स है वो थोड़ा एक्सटेंसिव होते हैं, उसको आप इस तरीके से इतना कंसाइज नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स की जो नोट्स है तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपके एक्सटेंसिव नोट्स है उसी में आपने उसके सिनॉप्सिस बनाने हैं। क्या बनाने, सिनॉप्सिस बनाना है, उसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, उसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जनरली मैं बच्चों को कहता हूं आप ये स्पेसिफिकली ये पेज लीजिए ऐसे, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें और बड़ा शॉर्ट फॉर्म में प्रीलिम्स के वो सारे पॉइंट्स डाल दीजिए जो प्रीलिम्स में आपको काम आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर तैयार हो जाएगा सिस्टम आपका। तो प्री में आपका काफ़ी एक्सटेंसिव कंटेंट होगा, उसको रिवाइज करना है, सिनॉप्सिस को रिवाइज करना, और मेंस में जो ये 1 पेजर नोट्स है ये 1 पेजर नोट्स आपको इमेंसली हेल्प करेंगे जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो, ठीक है। सो ये मैं चाह रहा था आपके साथ आज डिस्कस करूं कि आपने सिलेबस पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है और फिर करंट अफेयर को कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। ये आपका सिस्टम हो गया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। सो आगे आने वाले लेक्चर में इसमें और कुछ चीज़ें ऐड होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।